हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्टैटिक्स से हैं एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है। आपको अंत तक देखना है, ज़रूरी रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज एडवर्स देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट कंट्री। यदि किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स यानी विपरीत हो जाता है तो कौन सी कंट्री, कौन सा इंस्टीट्यूशन उस कंट्री की हेल्प करेगा। तो देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसे सिचुएशन में कंट्री की हेल्प करता है जब वो कर्जे में फंस गई हैं या फिर उनका लेन देन जो है वो बिगड़ गया है। तो आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है यदि वो कंट्री डेब्ट ट्रैप में फंस गई है कि उसके पास लोन बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन चुकाने के लिए रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप आईएमएफ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं देश की बात कर रही हूँ, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसे सिचुएशन में हेल्प करता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक भी तो करता है। तो देखो, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। यदि किसी कंट्री को डेवलपमेंट से रिलेटेड फंड चाहिए तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं। जैसे 10 साल के लिए लोन देती है, 15 साल के लिए लोन देती है वर्ल्ड बैंक। लेकिन जो आईएमएफ होती है ये 2 साल के लिए किसी को ज़रूरत है, 3 साल के लिए किसी को ज़रूरत है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आईएमएफ देती है एंड लॉन्ग टर्म के लिए वर्ल्ड बैंक देती है। ये दोनों वर्ल्ड बैंक के बाद इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये बातचीत हो रही थी किस तरीके से कंट्रीज़ की आगे मदद की जाए ताकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में ना फंसें। उन दोनों के लिए ये दोनों इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए देती है, याद रखना, एंड जो आईएमएफ होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए देती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके साथ हम कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो देखो, ये एक रिकॉर्ड जैसा है, ठीक है, कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितना आपने किसी को दिया है या फिर जितना किसी नेशन ने लिया है, उन सब का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो होता है उसको सिंपली बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जितना भी एक साल में जो भी आदान प्रदान रहा है, किसी से लिया है, किसी को दिया है, उन सब का रिकॉर्ड बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसके मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है, एक होता है कैपिटल। करंट अकाउंट को आप शॉर्ट टर्म के लिए रेफ़र कर सकते हैं। जैसे अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उसका रिकॉर्ड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, गुड्स में या फिर ट्रेड सर्विस में जो हम करते हैं, या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट किसे कहते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे किसी से कुछ लिया नहीं है, किसी को कुछ दिया नहीं है, लेकिन पेमेंट करी है, पेमेंट ट्रांसफ़र करी है। क्यों करी है? क्योंकि सोशल वेलफेयर कुछ स्कीम चलाई होंगी, या फिर किसी को सिक्योरिटी दे रहे हैं, या किसी को सब्सिडी दे रहे हैं, उस तरीके से ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिकॉर्ड बेसिकली कहलाता है करंट अकाउंट में। ये रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट में यदि एसेट में कुछ चेंज आ रहा है, यदि इंटरनेशनल परचेज हो रही हैं, किसी से, किसी कंट्री से लोन ले रहे हैं, एफडीआई भारत में आ रही है, स्टॉक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो पूंजी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे में होंगी, जैसे कोई कंपनी है वो हमारे देश में आके एस्टेब्लिश होना चाहती है, फ़ोन बनाना चाहती है, जैसे कोई आईफोन का कोई ब्रांड लेके आ गया, तो इस तरह की सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। इसके साथ यदि डेफिसिट हो गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसका मतलब है कि हमने लिया ज़्यादा है, दिया कम है। इंपोर्ट ज़्यादा रहा है कंट्री का कमोडिटीज़ में, कैपिटल में या फिर सर्विसेज में, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो कम रहा है। इसी तरीके से यदि इसका डेफिसिट का उल्टा सरप्लस हो रहा है कंट्री का, तो इसका मतलब ये है कि नेशन ने दिया ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, कैपिटल ज़्यादा लगाया है, सर्विसेज ज़्यादा दी हैं, लेकिन लिया कम है। तो ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब बात करते हैं आईएमएफ की। तो ये फाउंड हुई थी December 27, 1945 में। यूनाइटेड नेशन की मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है। मेंबर कंट्रीज इसमें फ़िलहाल 190 हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। उसका एम है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बरकरार रखे। मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी हैं क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिया, बल्गेरिया से हैं ये। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गोरिंचेस, फ्रांस से हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एन इंक्रीज इन रेपो रेट कैन। यदि रेपो रेट में इंक्रीज होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ द बैंक। ऑप्शन बी, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग टू द बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो देखो, रेपो रेट का मतलब ही होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ही होता है आरबीआई का, कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। अब देखो, मान लो उन्होंने लोन जो है, रेपो रेट जो है वो कम दाम पे लगा दिया, इंटरेस्ट उसका कम कर दिया,
तो सब उससे सस्ते में ले लेंगे। एंड लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है जेब में तो ऐसे ही खर्च करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब खर्च करने लगेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि लिक्विडिटी हो गई है मार्केट में, पैसा चल रहा है मार्केट में। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इससे बहुत सारा इफेक्ट कैसे आएगा कि जैसे कोई चीज़ है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन उसका प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है। अब जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फिर मार्केट में दाम बढ़ते हैं, रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो है वो अपना बनाता है। तो देखो, जब यदि रेपो रेट इंक्रीज़ हो गया, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो गया, तो उसकी जो बोरिंग की कॉस्ट है वो बढ़ गई, ठीक है। एंड जो देने की कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूँ रेपो रेट होता क्या है। कुछ टॉपिक देख लेते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। तो देखो, रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जहाँ पे सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो दूसरी कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। यदि इन्होंने रेपो रेट कम कर दिया है तो इसका मतलब ये भी चाहती हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक है इनसे लोन लें और लिक्विडिटी मार्केट में फैलाएं। लेकिन यदि इन्होंने आरबीआई ने रेपो रेट ज़्यादा कर दिया है तो ये चाह रही हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए और जो आरबीआई जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो बढ़ जाए, ताकि जो लोग हैं वो कम लोन लें और कम ही मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाए, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है सरप्लस में, तो अपना पैसा वो किसी इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई के पास रखें और आरबीआई इस पे कम, रिवर्स रेपो रेट कम होता है रेपो रेट से क्यों होता है। देखो, रेपो रेट में तो कॉमर्शियल बैंकों को ज़रूरत है इसलिए वो ले रही हैं लोन, लेकिन आरबीआई को थोड़ी ज़रूरत है, आरबीआई को पैसे की थोड़ी ज़रूरत है लोन की। उनको तो वो एक इंटरेस्ट रेट के रूप में उनको दे ही रहे हैं ना, तो इसलिए जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेपो रेट से कम होता है। और जो कॉमर्शियल बैंक होती है तो उनका सरप्लस ज़्यादा हो गया है तो वो आरबीआई के पास अपना पैसा रखते हैं। एक और आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक ऐसी विंडो होती है जहाँ पे आरबीआई है इमरजेंसी में लोगों को लोन देती है, बैंक को लोन देती है कि एक इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राइव, एक क्राइस आ गया है कि आपको बिल्कुल अभी फ़िलहाल में लोन चाहिए, तो उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब SLR का टॉपिक आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ SLR। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, ऑप्शन बी इसमें सही है, ऑप्शन सी इसमें सही है, फिर ऑप्शन डी। तो देखो, ये चारों ही सही हैं। इट इज़ टू बी मेंटेन बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्री में है उनको SLR अपना मेंटेन रखना पड़ता है, लिक्विड एसेट मेंटेन रखना पड़ता है। इसके अलावा ये किस में रखे जाते हैं, नॉन कैश फॉर्म में रखे जाते हैं, जैसे गोल्ड में स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो रखा जाता है। तो देखो, अब आपको पता चल रहा होगा कि अब आपको आपके मन में होगा कि SLR होता क्या है। तो SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या होता है, बेसिकली जो भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट जमा है उसमें से वो कुछ उसको अपने पास रखना है, जिस 18% हो सकता है, 19% हो सकता है। इसमें आप खर्च नहीं कर सकते, इसमें जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो खर्च नहीं कर सकती। और क्यों रखा जाता है, क्योंकि यदि वो ऐसे ही लोन देने लग जाएंगे, देखो मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है, मेन जो फंक्शन है इसका कि इन्फ्लेशन ना हो कंट्री में। इन्फ्लेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। तो यदि आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए, लेकिन आप ऐसे ही किसी को लोन में नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि लोन में दे दिया तो लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा, तो लोग ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी इस तरीके से होता है कि जितना भी आपके पास डिपॉजिट है उसमें से कुछ आपको रखना ही है, उसमें आप लोन नहीं दे सकते। तो दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ये एक परसेंटेज ऑफ मनी है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। उसमें जैसे आपको इमरजेंसी आ गई ना कि बैंक बिल्कुल उसमें चली गई कि डूब गई, तो कुछ तो पैसा है आपके पास कि लोगों को आप दे सको कि बिल्कुल ही आप एकदम ख़त्म हो गए हो। नहीं, कुछ पैसा इमरजेंसी में होना ही चाहिए, आपको नहीं पता चलेगा कब आपकी बैंक डूब जाए, तो इसलिए ये हमेशा रखा जाता है। इसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो और ये कैश में रखा जाता है, ठीक है। एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जितना भी आपके पास टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज़ हैं, यानी कि जितना भी आपके पास डिपॉजिट है उसका कुछ प्रोपोर्शन होता है जो आपको खर्च नहीं कर सकते, और ये मेनली कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड में, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में हो सकता है। तो अभी करंट में क्या रेट है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, CRR के करंट रेट हैं 4.50, ठीक है,
4.50% है करंट में। CRR कैश रिजर्व रेशियो आपको 4.50 रखना पड़ेगा परसेंटेज, यानी कि जितने भी आपके पास डिपॉजिट है उसका 4.50% आपको CRR में रखना पड़ता है। SLR की अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट है इसका रेट है SLR का 18%, यानी कि जितने भी आपके पास नेट एंड डिमांड लायबिलिटी है यानी कि डिपॉजिट है उसका 18% आप खर्च नहीं कर सकते, आपको रखना है अपने पास। रेपो रेट फ़िलहाल में है 4%, ठीक है, 4% है रेपो रेट। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट कम होता है रेपो रेट से, ये है 3.35%, ठीक है। इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मैंने आपको अभी बताई कि आपको बिल्कुल इमरजेंसी में रात में ही आपको लोन चाहिए तो इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है रेपो रेट से, तो ये है 4.25%। याद रखना है सारे इंटरेस्ट रेट। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपको मिनरल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उसमें उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, लाइमस्टोन। तो देखो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि गोल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन सा स्टेट करता है, ऑप्शन इसका है कर्नाटक। सिल्वर में है राजस्थान, मैग्नीशियम में है तमिलनाडु एंड लाइमस्टोन में है मध्य प्रदेश। तो देखो इसके और भी देख लेते हैं कुछ। आयरन ओर का जो प्रोड्यूसर स्टेट है वो है उड़ीसा, बॉक्साइट का भी उड़ीसा है, डायमंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं मध्य प्रदेश में, कोल का प्रोड्यूसिंग स्टेट है झारखंड, पेट्रोलियम जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो महाराष्ट्र, यूरेनियम आंध्र प्रदेश। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स पे। अब इतना सारा थोड़ा सा समझाने की चीज़ें थी, अब आपको याद करने की चीज़ें हैं सिर्फ। तो देखो उन्नति हाउसिंग लोन है, किस बैंक से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मिडिल एंड लो इनकम पीपल के लिए एक्सक्लूसिवली लॉन्च हुए हैं ये, तो ये हैं पंजाब नेशनल बैंक के। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी इतना सारा करोड़ रुपए का जो पैसे हैं वो सैंक्शन किए हैं, किस लिए किए हैं, ताकि वो बाजरा को प्रमोट कर सकें ट्राइबल एरियाज़ में, तो ये उड़ीसा की सरकार ने किए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रैंक फर्स्ट आता है जिसने एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, तो उसका है आंध्र प्रदेश ने ऐसा यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया है। किस स्टेट ने अपना सेकंड रेलवे स्टेशन प्राप्त किया है 119 साल के बाद, कितनी नई बात, कितनी बहुत बड़ी बात है, तो ये नागालैंड की सरकार ने ऐसा किया है। कौन सी कंट्री ने गोल्ड कॉइन लॉन्च करा है ताकि वो इन्फ्लेशन से लड़ सकें, तो ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन क्राइसिस बढ़ गया है, तो गोल्ड कॉइन से क्या होता है कि गोल्ड कॉइन से अदर कंट्रीज़ भी जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगी गोल्ड कॉइन से, तो अपनी करेंसी में वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दाम होता है उसी तरीके से कंट्री जो इन्वेस्टमेंट करती है तो थोड़ा प्रॉफिट होता है, तो थोड़ा लड़ा जा सकता है इससे। कौन सी 2 कंट्री जो हैं वो अप्रूव की गई हैं US सीनेट के द्वारा नाटो को ज्वाइन करने के लिए, तो ये है स्वीडन एंड फिनलैंड। कहाँ पे फर्स्ट रेल सर्विस ऑफ द वर्ल्ड हाइड्रोजन फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट की गई है, तो ये है जर्मनी में। याद रखना। एशिया की रिचेस्ट वुमेन कौन बन गई हैं, पहले चाइना की यंग हायन थी, अब एशिया की रिचेस्ट वुमेन इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, तो ये है सावित्री जिंदल। तो पाल्म ऑयल के कंट्रीब्यूशन के लिए कौन से स्टेट ने टारगेट किया है कि वो 2 मिलियन की एडिशनल एकड़ ऑफ लैंड मतलब टारगेट किया है किस स्टेट ने, तो ये है तेलंगाना। पाल्म ऑयल की तो वैसे ही समस्या आ रही है कंट्री में, तो कोई स्टेट यदि ऐसे कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। किस कंट्री के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, तो ये श्रीलंका से हैं। बायो इकोनॉमी इंडिया रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया की बायो इकोनॉमी USD 300 बिलियन तक पहुंच जाएगी कौन से साल तक, तो ये 2030 तक पहुंच जाएगी। कौन सी सिटी ने टॉप किया है लेटेस्ट एनुअल ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में, जो कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन के द्वारा रिलीज हुई है, तो ये वियना ने किया है। गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है कि वो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम को दिसंबर कितने साल तक एक्सटेंड करेंगी, तो ये है दिसंबर 2024 तक। तो बेसिकली ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए ये स्कीम है कि उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोन प्रोवाइड करना ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सकें। अभी फ़िलहाल में नाबार्ड ने 230 करोड़ का फंड एलोकेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो कौन से स्टेट को किया है, ये मिजोरम को किया है। अभी फ़िलहाल में एक स्टेट है जिसको स्कॉच अवार्ड मिला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में, इसकी जो स्कीम है लक्ष्मी भंडार स्कीम, उसके लिए वेस्ट बंगाल को मिला है ये। तो ये क्या होती है, बेसिकली एक इनकम सपोर्ट स्कीम है जहाँ पे अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं
तो आपकी फैमिली में यदि कोई महिला हेड है तो उसको ये जो है इनकम फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने लॉन्च किया है कॉन्सेप्ट नोट पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सीबीडीसी में। तो किससे रिलेटेड है ये? तो ये डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है। हेडक्वार्टर कहाँ है शार्क का? तो ये है काठमांडू, नेपाल में। आपको पता होगा इसका उत्तर। तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। हु आर काउंटेड इन द लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री। किसी देश की श्रम शक्ति में किसे गिना जाता है? तो जिस व्यक्ति की या फिर जिस पॉपुलेशन की एज 15 से 65 साल के बीच में होती है उनको लेबर फोर्स में गिना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लेबर फोर्स में वो लोग इंक्लूड होते हैं जिनकी आय 15 से और 65 तक होती है। या तो वो एम्प्लॉयड हैं या फिर वो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो काम की तलाश में घूम रहे हैं। तो इंडिया में तो लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि एज तो है लोगों की लेकिन उनको काम मिल नहीं पा रहा, या फिर उनकी स्किल इतनी नहीं है, क्योंकि एक साथ ही टेक्नोलॉजी चेंज इतना आया है। तो इसके साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इकोनॉमी का, अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप के। सबसे पहले आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो होता है जहाँ पे जिस काम को करने के लिए कितने कम लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे लगे हुए बहुत लोग हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लगे हैं। जैसे खेत में फॉर एग्जांपल थोड़े से लोगों का काम है 2-3 फैमिली में, लेकिन पूरी फैमिली उसमें इंक्लूडेड है, कुछ और वो कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ उसी में इंक्लूडेड है। तो प्रोडक्टिविटी तो कुछ बढ़ नहीं रही है, जितना उत्पादन होगा ही, लेकिन जो लोग हैं वो भी उसमें इंक्लूड हैं। तो इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत है उससे एक्स्ट्रा ही लगे हुए हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब सीजन के हिसाब से कोई काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वेडिंग सीजन जब होता है तो उसमें केटरर होते हैं या फिर डेकोरेटर होते हैं, तो उनका काम होता है, तो उस अगर सीज़न चले जाएगा तो वो काम भी चले जाएगा। एंड इसके अलावा जैसे क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस में जो लोग क्रिसमस का ही स्पेशली कुछ करते हैं, दुकान लगाते हैं फिर कुछ, यदि वो सीज़न चला जाएगा तो वो भी चला जाएगा। एंड इसको फसल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फसलों का सीज़न आता है तो लेबर का काम आ जाता है, लेकिन जैसे ही फसलों का सीज़न जाएगा तो लेबर का काम भी चला जाएगा। तो इस सीज़न के हिसाब से जो काम मिलता है, और उसके बाद जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और स्किल नहीं है, तो उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल वो होते हैं जब स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री का रीअरेंजमेंट हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आए हैं जिसकी वजह से स्किल मिसमैच हो रही है, स्किल नहीं है उस हिसाब से कि आपको वो काम मिले, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल वो होता है जैसे इकोनॉमी में डाउन टर्न हो गया, ठीक है, इकोनॉमी क्राइसिस में चल गई, तो इस वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, जैसे कोरोना में भी हुआ था, कोविड में भी हुआ था कि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो लोगों को निकाल दिया गया, ठीक है। अब वापस से यदि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वापस से बुला लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए निकाल दी गई। तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं साइक्लिकल। फ्रिक्शनल वो होता है जब आप थोड़े टाइम के लिए काम करना बंद कर देते हैं, आपको दूसरे काम की आप तलाश में हैं, कि शॉर्ट पीरियड के लिए आपका टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट आप हो, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी क्रॉप के लिए कौन फिक्स करता है? इसको करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए एमएसपी तय कर दी जाती है ताकि जो कि फार्मर्स हैं वो घाटे में ना जा सकें। तो एमएसपी यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी क्रॉप का तय कर दिया जाता है तो उससे कम यदि मार्केट में दाम होंगे तो आप गवर्नमेंट आपको उस दाम पे ख़रीद लेगी, और उससे कम हो नहीं सकते। वैसे अगर कोई कर दे तो आप बता सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो इतना है, गवर्नमेंट उस पर आपको उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेगी। इंडिकेटर क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? तो देखो इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन तो मेन ही है, जीडीपी, एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये सब इंडिकेटर्स हैं इसके। ऑल ऑफ द अबव इसमें सही हो जाएगा। हु इश्यूज द स्पेशल ड्राइंग राइट इन द फॉलोइंग? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका सही उत्तर है IMF, ऑप्शन डी। तो बेसिकली स्पेशल ड्राइंग राइट जो होता है ये एक यूनिट होती है, करेंसी नहीं होती है, एक यूनिट होती है। इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होते हैं, IMF के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। 1969 में ये ड्रॉ हुए थे। इसके अलावा ये 5 करेंसीज में होते हैं मेनली, US डॉलर, जापानीज़ येन, यूरो, पाउंड, ठीक है। ये करेंसी नहीं है, ये से क्लेम है IMF का, जो कि
जो कि IMF के मेंबर जो होते हैं उनका क्लेम होता है IMF पे, ठीक है। इसके अलावा जो वैल्यू है इसकी डेली बेसिस पे चेंज होती है, और जितना भी कंट्री का कोटा होता है उस हिसाब से उनको SDR डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जितना कंट्री का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड होता है उसी हिसाब से स्पेशल ड्राइंग राइट उनको मिलता है, और ये बाकी किसी को नहीं मिल सकता, सिर्फ जो IMF के मेंबर्स होते हैं उसको ही मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी इज नॉन एज, तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए कस्टम ड्यूटी। तो जब भी टैक्स जो इम्पोज होता है गुड्स पे, जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी वो होती है जब विद इन कंट्री जो टैक्स लगता है गुड एंड सर्विसेज पे, तो उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। एंड वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, एक फ्लैट टैक्स है जो कि किसी आइटम पे लगता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है कि वो लोन $150 मिलियन लोन जो है वेस्ट बंगाल को देंगे ताकि इनका जो कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बूस्ट हो सके, तो ये है ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। Which state recently launched a new initiative called Direct CTO Consent to Operate for giving faster clearance to industries, तो ये है तमिलनाडु की सरकार। ऑप्शन सी इसका सही है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये एक स्कीम है, इसके द्वारा क्या होता है, जो भी ग्रीन इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको पहले कंसेंट चाहिए होता है उसको वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, उसको फाइनल अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे MSME को फ़ायदा होगा। OECD रिपोर्ट के अनुसार GDP फोरकास्ट क्या है इंडिया का फिस्कल ईयर 2023 में, 6.6%। तो पहले इन्होंने 6.9% लगाया था, लेकिन अब इन्होंने कट करके 6.6 कर दिया है। केंद्र सरकार और LIC ने IDBI बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, तो ये किया है 60.72%। हाउ मच इन रुपए क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज फॉर UPI ट्रांजेक्शन विदाउट इनकरिंग फीस, तो 2000 के लिए आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। UN सीटेड रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 2022 में 8.2% से कितना हो गया है, तो ये है ऑप्शन डी 5.7%। करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कितने मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो ये है मार्च 2023 तक। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि DGFT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं, किस मैटर में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मैटर में, ठीक है। और कौन करता है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर 5 साल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिन्यू करती है। इसका टाइम पीरियड डी यानी कि मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। What is the increase in railway revenue at the end of August 2022 when compared to the corresponding period of 2021, तो यह ऑप्शन ए 38% की बढ़ोतरी हुई है। What percent increase in gross direct tax receipt was there in fiscal year 2022, तो ये है ऑप्शन बी 30। होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो 11 मंथ लो ड्रॉप कर गया है एट 12.5%, किस मंथ में, तो ये सबसे कम हुआ है ऑप्शन ए अगस्त में। तो देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का हम उस तरीके से लगाते हैं कि जब बिल्कुल थोक में चीज़ें बिक रही हैं, यानी कि कंज्यूमर तक वो नहीं पहुंची, सिर्फ उनका प्रोडक्शन हुआ है, गोदाम से वो चीज़ें आ गई हैं, तो उस तरीके से WPI हम चेक करते हैं। लेकिन एक होता है CPI, तो एक होता है WPI, एक होता है CPI। जब हम जो मेजर करते हैं चेंज वो प्राइसेस ऑफ गुड्स का, वो तब करते हैं जब वो चीज़ें थोक में है, यानी कि अभी वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंची, सिर्फ हम उसको बल्क में हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये पब्लिश होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। CPI जो होता है ये प्राइस चेंज मेजर करता है रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जब चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई हैं, चीज़ें पहुँच गई हैं दुकानों तक, कंज्यूमर्स तक, ठीक है। तो देखो जैसे यदि गोदाम में चीज़ें आई हैं, थोक में चीज़ें आई हैं, बल्क में प्रोड्यूस होकर आई हैं, तो मान लो उसकी कीमत 100 है, लेकिन जब वो दुकान तक पहुंची तो थोड़े बेनिफिट के लिए जो दुकानदार हैं ये भी अपना जो है वो थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसके लिए जैसे 110 हो गई तो बढ़ गया ना, दाम बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो उस हिसाब से WPI और CPI में बहुत चेंज आ जाता है। तो WPI यहाँ पे अगस्त में बहुत कम देखी गई है, और ये रिटेल वायर के परस्पेक्टिव से देखी जाती है, और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स की
और ये रिलीज की जाती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। SBI ने इश्यू की है एडिशनल टायर 1 बॉन्ड कितने % पे, तो ये किए हैं ऑप्शन बी 7.75% पे। तो ये क्या होते हैं, परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। कितने बिलियन का लोन अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा PM अभीम के लिए, तो PM अभीम क्या है बेसिकली, तो $1 बिलियन का ये अप्रूव किया गया है। ये है PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो वर्ल्ड बैंक है इसने लोन अप्रूव किया है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% एनम ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन अप टू व्हाट अमाउंट, तो ये है ऑप्शन सी 3 लाख के लिए वो 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। नवंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है कितने रुपए की ऑन जोरोस्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक, तो ये लगाई है ऑप्शन बी 1.25 करोड़ की। विच स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री एज पर द RBI, तो ये बन गए हैं ऑप्शन बी गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2022-23 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो ये है PM डिवाइन स्कीम, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन ए। द एलोकेशन टुवार्ड हेल्थ एंड वेलबींग वाज इंक्रीज्ड बाई कितने % ओवर द प्रीवियस ईयर इन द यूनियन बजट 2021-22, तो ये है ऑप्शन सी 137% बढ़ गया है। व्हाट इज द करंट शेयर ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन टोटल इंपोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, तो ये है ऑप्शन बी 52 से 56% तक है करंट शेयर टोटल इंपोर्ट में इंडिया का प्रेजेंट में। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन है कॉटन के बाद, तो ये है शुगर, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है टारगेट कितने सोलर पावर कैपेसिटी का 2022 तक, तो ये किया है 100 गीगावाट का। कर्नाटक इसमें लीडिंग स्टेट है सोलर पावर जनरेशन में, और लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट की बात करें तो ये बड़ला सोलर पार्क है जोधपुर राजस्थान में। यूनियन बजट 2022 एंड 23 के अनुसार हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क विल बी मेड इन 2022 एंड 23, तो ये बनाया जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें लिखा नहीं है, ऑप्शन सी इसमें सही है 25,000। What from the following measure a government can take to reduce inequality in the distribution of income, तो यह ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी, एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, यदि आपकी इनकम के अनुसार आपसे टैक्स लिया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडी देना, कहाँ गया, एंड सब्सिडाइज कंजप्शन ऑफ लो इनकम ग्रुप्स, ये सब इक्वलिटी, ये सब जो है वो गवर्नमेंट स्टेप उठा सकती है ताकि इनइक्वलिटी कम हो, ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी जो है, डिमांड जो है उसकी घट जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए इनकम इफेक्ट की वजह से या फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, तो इसमें सी हो जाएगा। तो देखो जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल चाय का, जैसे फॉर एग्जांपल किसी खिलौने का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो उसका जो इनकम इफेक्ट से क्या होता है उससे लोग खरीदेंगे कम, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, और उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी उसके जैसा कुछ और भी है जो उसकी आपूर्ति कर सकता है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें हो जाएंगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, कि इनकम भी इतनी नहीं है लोगों की कि वो खरीद सकें उस चीज़ को, और सब्स्टिट्यूशन भी है कि उसकी जैसी कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे चाय कॉफ़ी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप, जूस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको कोई जूस पसंद है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप दूसरा भी जूस पी लेंगे, ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम करता है। एंड इंक्रीज इन सप्लाई जनरली लीड टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, तो ये है ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। यदि सप्लाई बढ़ जाती है तो लोअर हो जाते हैं प्राइस, और जो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीवी सेट परचेज फ्रॉम अ रिटेल स्टोर, किसका एग्जांपल है ये, तो ये है ऑप्शन डी फाइनल गुड का एग्जांपल है ये आपके लिए है क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।